नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी बार और तेज धार, नई रफ्तार, फैसले धुआंधार। जी हां, आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर और एक्शन दुनिया ने देखा, उसे देखकर तो ऐसे ही शब्द जहन से निकलते हैं। लगातार व्यस्त और थका देने वाले कार्यक्रमों के बीच तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त एक्शन में नजर आए। नए कार्यकाल के पहले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ इस अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया और फिर प्रधानमंत्री जुट गए अपनी उस प्रतिबद्धता और प्रतिज्ञा को पूरा करने में जिन्हें उन्होंने गारंटी का नाम दे रखा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों के हित की फाइल पर दस्तखत किए। पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की फाइल मंगाई और उस पर दस्तखत करके किसानों को मदद के लिए 17वीं किस्त जारी की। इस दस्तखत से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई है। आपको पता ही होगा, मोदी सरकार हर 4 महीने में एक बार किसानों के खाते में 2,000 रुपए के हिसाब से साल के 6,000 रुपए भेजती है। ये उसी सम्मान निधि की नए कार्यकाल में पहली किस्त है। फाइल पर दस्तखत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए उनकी सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा काम करती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले पीएम ने किसानों की ही फाइल पर दस्तखत क्यों किए? तो उसके पीछे कई कारण हैं। देश में कई जगह किसान सरकार की नीतियों पर नाराजगी जता चुके हैं। एमएसपी से लेकर कई मुद्दों पर किसान लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। नाराज किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार पर किसानों और मजदूरों की अनदेखी के भी आरोप रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। किसानों में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश देने का इसे प्रयास माना जा सकता है। तो मोदी के 125 दिनों के प्लान का आगाज किसान सम्मान निधि से हो चुका है। आगे आगे देखते जाइए 125 दिनों में मोदी सरकार कैसे देश की दिशा और दशा बदलने के लिए रणनीतियां लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पहले ही दिन पीएम मोदी के किसानों से जुड़ा फैसला लेने के पीछे वजह क्या है। इस बार दरअसल चुनाव में बीजेपी को गांव में नुकसान हुआ था। अब आप इसे समझिए आंकड़ों में। उसके लिए ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। दरअसल गांव में 2019 के मुकाबले बीजेपी को 1% वोट का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस को 1% वोट का फायदा हुआ है। इसी तरीके से उन कस्बों में जहां ज्यादातर गांव से जुड़े हुए लोग रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, वहां बीजेपी को 2019 की तुलना में 3% कम वोट मिले, जबकि कांग्रेस को यहां पर फायदा हुआ है। 7% ज्यादा वोट कांग्रेस को हासिल हुए हैं। हालांकि शहरों में बीजेपी का वोट 1% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का वोट पहले के मुकाबले 2% कम हो गया। यानी गांव और कस्बों से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर भी दिखाई दिया, जबकि बीजेपी को गांव और कस्बों में पहले से कम वोट मिले। तो 24 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से ही थी, लेकिन यही सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो गया। मोदी 3.0 की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और आज पहला दिन है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में जबरदस्त हार के बाद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अमित शाह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट। सहयोगियों के साथ आज मोदी 3.0 सरकार की शुरुआत हो गई। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात का दौर चला। मैं कल मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण और आज सीएम योगी और अमित शाह की मुलाकात। सरकार गठन के तुरंत बाद अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जबकि पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि शाह और योगी के बीच अगर 35 मिनट की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई। अब समझिए कि योगी शाह के मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं। क्या दोनों के बीच यूपी की हार पर चर्चा हुई? क्या नतीजों के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे?
क्या यूपी संगठन में फेरबदल भी हो सकता है? ये अहम इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के आए खराब नतीजों से सीएम योगी खुश नहीं है, क्योंकि यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। हालांकि जो गलतियां हुई है आगे उसकी गुंजाइश ना हो, इसलिए उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जमीनी स्तर पर रणनीति में योगी अभी से जुटे हुए हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ा, 33 सीट मिलने के बाद यूपी में जातीय समीकरण को साधते हुए यूपी से 10 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के नतीजे ने चौंकाया भी और झटका भी दिया, न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बीजेपी को भी। आरोप लगा भीतरघात का और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? अजीत पवार बड़ी उम्मीद से चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए की टीम में शामिल हुए, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्हें चाचा शरद पवार ने पावर गेम दिखा दिया। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। और आज अजीत पवार की अपने नेताओं के साथ एक बैठक हुई। ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अजीत पवार ने इसी उम्मीद के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़ा था कि महाराष्ट्र की सत्ता में भी काबिज होंगे और केंद्र की सत्ता में भी हाथ आजमाएंगे। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की मुराद पूरी हो गई, लेकिन केंद्र की सत्ता तक पहुंचते पहुंचते उनकी सियासी गाड़ी हिचकोले खाने लगी और इसकी वजह से चाचा शरद पवार के पावर गेम में वो फंस कर रह गए। 24 के चुनावी संग्राम में शरद पवार 7 सीटें जीत गए तो अजीत पवार महज 1 सीट पर ही ठहर गए। अजीत पवार के मन की मुराद तो पूरी नहीं हुई और रही सही कसर तब निकल गई जब एनडीए का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। इन बयानों के बाद से सवाल उठने लाजमी है कि क्या वापसी की राह पर हैं अजीत पवार? कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार वापस शरद पवार के पास वापसी की जुगत में लगे हैं। वजह नंबर 1, लोकसभा में भतीजे अजीत पवार ने चाचा का पावर गेम देख लिया। वजह नंबर 2, इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। वजह नंबर 3, अजीत पवार को पार्टी में टूट का डर है, क्योंकि सूत्रों से खबरें ये भी आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की ताकत बढ़ने के बाद अजीत गुट के कई नेता उनके संपर्क में। सीनियर पवार काफी सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल दिल्ली में पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चलता रहा तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने नापाक साजिश रच डाली। पाकिस्तानी आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी की तीसरी शपथ से पाकिस्तान में बौखलाहट है? ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकी श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसा रहे थे। इस हमले ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि अब तक पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले आतंकियों ने अपना टेरर पैटर्न बदल दिया है और बाहरी लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो गोली के निशान है जहां से आतंकियों ने पहले इस बस पर अंधाधुंध गोलियां जो हैं वो यहां पर बरसाई और उसके बाद यहां से जो है वो बस अनियंत्रित होती हुई यहां खाई में आ गिरी और उसके बाद से लेकर तेजी से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया गया। श्रद्धालुओं से भरी बस पर किए गए आतंकी हमले का मकसद ये भी माना जा रहा है कि भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमान के तौर पर बुलाया, उनका सम्मान बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को इससे दूर रखा। भारत की नीति साफ है कि वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह रही कि पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया और इससे पाकिस्तान इतना चिढ़ गया कि उसने ठीक शपथ ग्रहण के समय आतंकी हमला किया। इस हमले के जरिए पाकिस्तान ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उसके आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं। बड़े सोच समझ के टाइम पे चुना गया है।
ये हमला पाकिस्तान के ISI के माध्यम से कराया गया है। लश्कर तैयबा ने इसको हमला किया है। TRF ने क्लेम किया जो वास्तव में लश्कर तैयबा की है, और ये जो आतंकवादी है ये होम ग्रोन आतंकवादी नहीं है, दे हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और ये ऐसे समय में किया है जब सारा का सारा मीडिया अटेंशन उसको मिल सके, मैक्सिमम एम्बेरसमेंट हो सके प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान को। आतंकियों के हमले का मकसद और उनकी टाइमिंग के अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ही निशाना क्यों बनाया? क्या आतंकी सैलानियों में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या आतंकियों की कोशिश अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की है? हमारे सभी लोग मतलब जो गए हैं साथ में। कितने लोग गए थे? 8 लोग गए थे। कौन कौन? मम्मी पापा थे और मामा मामी थे, उनके भाई थे। क्योंकि पिछले साल में ऐसी आतंकी घटनाएं कम ही हुई हैं जिसमें आतंकियों ने सीधे सीधे सैलानियों को निशाना बनाया हो। पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी साल 18 मई को अनंतनाग के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में पति पत्नी को गोलियों का निशाना बनाया गया। मई 2022 में वैष्णो देवी जा रही बस में बम से हमला किया गया। इस हमले में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई जबकि 24 लोग घायल हुए। 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। 1990 से 2017 तक अमरनाथ यात्रियों पर 36 आतंकवादी हमले हुए हैं जिनमें 53 यात्री मारे गए और 167 यात्री घायल हुए। इस हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों में भी बेहद नाराजगी देखी जा रही है। इसकी वजह यह भी है कि इस समय वहां पर्यटन सीजन चल रहा है और आतंकियों ने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाकर उनके मन में खौफ पैदा करने की कोशिश की है, जिससे लोगों में उबाल देखा जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ेगा और इससे वहां के लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रियासी बस हमले में पाकिस्तान से आए लश्कर के आतंकी किस रास्ते से भारत में दाखिल हुए, अभी तक इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन रियासी से पाकिस्तानी सीमा के घुसपैठ के सबसे नजदीकी इलाके की बात की जाए तो रियासी में लीपा घाटी सबसे करीब है जिसकी दूरी 105 किलोमीटर है, और इसके बाद घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होने वाली नीलम घाटी की दूरी रियासी से 189 किलोमीटर है। राजौरी पुंछ क्षेत्र का पीर पंजाल से भी भारी घुसपैठ होती है। पीर पंजाल हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, घना जंगल है जो आतंकियों के छिपने का बड़ा अड्डा है और उनके लिए काफी मददगार भी है। आतंकी इन्हीं पहाड़ियों से आते हैं, हमला करते हैं और फिर जाकर वापस छिप जाते हैं। इसके अलावा कहूटा, सिडियान, दिलबहार, मीरपुर, रावलाकोट और रडकी से भी घुसपैठ होती है। रियासी हमले के पीछे लश्कर कमांडर अबू हमजा का नाम भी सामने आ रहा है जो पुंछ समेत दूसरे बड़े आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है। वही आतंकी सीमा पार से किस रास्ते से आए इसकी जांच भी चल रही है। अब इसके अलावा सवाल यह उठ रहा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले की असली वजह क्या थी? क्या यह हमला तीर्थयात्रियों के मन में डर का माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं थी? क्योंकि इसी महीने अमरनाथ यात्रा और खीर भवानी यात्रा भी शुरू होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी तस्वीरें जरूर धुंधली हैं, मगर इसकी वजह कुछ कुछ साफ होने लगी। आतंकी आए, हमला किया और फरार हो गए। जाहिर है इस अटैक को बहुत सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। समय भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चुना गया और निशाना श्रद्धालुओं से भरी बस को बनाया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले की साजिश पाकिस्तान की जमीन पर रची गई और इसके पीछे पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ था। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। हमले से पहले उन्होंने इलाके की रेकी की और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। फायरिंग को नहीं देखे थे भैया कि कितने लोग थे, मगर फायरिंग हुआ था। अच्छा, तो शिवखोड़ी के दर्शन भोले शंकर के करके आप वापस? हाँ, करके वापस आ रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब बस खाई में गिर गई, जब फायरिंग हुई? जी जी। और उसके बाद नीचे भी फायरिंग की जा रही हाँ, थी? नीचे भी फायरिंग हुआ तो 4 से 8 फायरिंग हुआ। कितनी देर तक ये फायरिंग चली थी? कम से कम तो 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो चलता ही। इस हमले में जिस पाकिस्तानी आतंकी का नाम सामने आ रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा को बताया जा रहा है। अबू हमजा लश्कर तैयबा का कमांडर भी है। इससे पहले पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी अबू हमजा शामिल था।
अबू हमजा पर राजा मंडी और सूरनकोट में हमले कराने का भी आरोप है। रियासी बस हमले में पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व फौजी भी शामिल है, जिसका नाम इलियास उर्फ फौजी है, जो पुंछ हमले में भी शामिल था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में दो तरह के आतंकी शामिल हैं। इसमें स्थानीय और बाहरी आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है। बाहरी आतंकी मास्टरमाइंड यानी गुरु के रोल में होते हैं। पाकिस्तान से आए इन आतंकियों के पास हाईटेक हथियार होते हैं। ये आतंकी लोकल लड़कों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकी बनाते हैं। साउथ कश्मीर में ऐसे लोकल आतंकियों की तादाद ज्यादा है। वहीं जम्मू के कई इलाकों में पिछले 1.5 साल में बाहरी आतंकी ज्यादा सक्रिय पाए गए। जी देखिए, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जो हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला अमरनाथ यात्रा के लिए भी डर का माहौल बनाने की एक कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों पर हुए हमले के बाद अब खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के भी यहां पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस साल दरअसल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 28 जून को रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें 2 रास्तों से पवित्र गुफा के दर्शन का रूट तय है। इसमें पहला अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग शामिल है, जबकि दूसरा है गांदरबल में 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। वहीं कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला इस साल 14 जून को लगेगा, जो कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जम्मू से खीर भवानी की यात्रा 12 जून को सुबह 6 बजे कश्मीर के लिए रवाना होगी। रियासी में आतंकी हमले पर कुछ और भी नए सवाल हैं। सवाल यह है कि कहीं जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव ही तो रियासी हमले की वजह नहीं बन गया। तो आशंका इस बात की भी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में उभरते लोकतंत्र से बौखलाया हुआ है और उसी बौखलाहट में यह घिनौनी हरकत की गई है। लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया। ये सरहद पार बुजदिली की गिरी हुई और शर्मनाक हरकत पर चेतावनी है। बुजदिल दुश्मन फ्रंट पर खेलने में नाकाम है तो छिप छिप कर कायराना हरकतों से बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। ये पाकिस्तान की बेचैनी है। ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के पर्व पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर बौखलाए पाकिस्तान की बेचैनी की निशानी है। पिछले 36 दिनों में ये तीसरा आतंकी हमला है। भारत में लोकतंत्र का पर्व खूबसूरती से निपट गया। जम्मू कश्मीर में भी सरहद पार की हर साजिश नाकाम रह गई। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। रक्षा जानकारों के मुताबिक सरहद पार बैठा दुश्मन बुरी तरह झुंझलाया हुआ है और उसी झुंझलाहट में उसने रियासी में एक घिनौनी हरकत की। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, कहीं ये जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को डिस्टर्ब करने की नापाक साजिश का हिस्सा तो नहीं। इस तरह की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। स्थानीय लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान का ये एजेंडा फेल हो जाएगा। पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कल जो है एक तो मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए तो वो पचा नहीं पाया और आतंकवादियों का अड्डा बना पाकिस्तान ने जिस तरह से फिर से कायराना हरकत किया है, यह अक्षम्य है। और इसका जिस तरह से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब जनता चाहती है, भारत देश चाहता है कि पाकिस्तान को
दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि बौखलाए पाकिस्तान के आतंकियों ने उस इलाके में आतंकी हमला किया है जहां आमतौर पर हमले नहीं होते हैं, क्योंकि इस हरकत से स्थानीय कारोबार को बड़ा नुकसान होना तय है। ऐसा होने पर आतंकियों को लोकल सपोर्ट की चोट की आशंका है। इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। सवाल उठे हैं, लेकिन वो यलगार भी उठी है जो कह रही है कि अभी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस शांत माहौल में दहशत का शोर मचाया है, उन्हें जहन्नुम पहुंचाए बिना हमारे जवान रुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।